दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के इस एपिसोड में हम बीते हफ्ते की दो अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे। आज सबसे पहले बताएंगे कि ग्लासगो में चल रहा COP26 सम्मेलन अहम क्यों है और नेट जीरो एमिशन को लेकर दुनिया के देशों की क्या राय है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश में गुलामी की प्रथा आज भी कायम है और दुनिया भर में आधुनिक दास्ता की क्या स्थिति है। लेकिन सबसे पहले बात COP26 की। यूरोपीय देश स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी COP26 का आगाज हो चुका है। अभी जब आप यह एपिसोड देख रहे हैं तब ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर मंथन का दौर जारी है। दुनिया भर के तमाम नेता इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 31 अक्टूबर को शुरू हुए इस सम्मेलन में बातचीत का दौर 12 नवंबर तक चलेगा। जलवायु परिवर्तन के नजरिए से पेरिस सम्मेलन 2015 या COP21 के बाद इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो उत्सर्जन, प्राकृतिक आपदा जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चाओं का दौर जारी है। IPCC रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को लेकर जताई गई आशंकाओं पर दुनिया भर के नेता मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में पेरिस समझौते की प्रगति पर बात होगी। इस बात की पड़ताल होगी कि तापमान को कम करने की दिशा में दुनिया के देशों ने क्या प्रगति की है। उन वायदों पर भी बातें होंगी जिसमें विकसित देशों ने गरीब मुल्कों को वित्तीय मदद देने की बात कही थी। आज इस एपिसोड में एक एक करके इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बताएंगे कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई थी और यह सफर कहां तक पहुंचा है। समझेंगे कि दुनिया के देश इस समस्या को लेकर कितने गंभीर हैं। साथ ही मौजूदा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन है। इसे कहते हैं UNFCCC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर यह पहला बहुपक्षीय सम्मेलन था, यानी यह पहला मौका था जब दुनिया के कई देश व्यापक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को लेकर एक साथ बैठे थे, जिसे आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो कन्वेंशन कहते हैं। UNFCCC वहीं से निकला है। दरअसल साल 1992 में जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तब 3 कन्वेंशंस का ऐलान हुआ। ये तीनों कौन कौन से थे? ये थे CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और UNFCCC मतलब द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का मकसद जलवायु तंत्र के साथ साथ कुदरत में खतरनाक इंसानी दखल को रोकना था। यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 से प्रभाव में आया। मौजूदा वक्त में दुनिया के 197 मुल्क इस कन्वेंशन के मेंबर हैं और यही देश कॉन्फ्रेंस के पार्टीज भी कहलाते हैं। इन्हीं देशों की जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक बैठक को हम COP के नाम से जानते हैं। UNFCCC का पहला COP सम्मेलन वर्ष 1995 में बर्लिन में हुआ था। यही वो दौर था जब दुनिया के देशों में जलवायु परिवर्तन की चिंताएं उभरने लगी थीं। अब तक ये देश इस चिंता को लेकर 26 बार बैठक कर चुके हैं। अब तक जितने COP सम्मेलन हुए हैं उनमें पेरिस सम्मेलन को नजीर माना जा रहा है। इसकी वजह है कि इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर उन फैसलों पर मुहर लगी जिन पर पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। वर्ष 2015 में हुए समझौते ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रूप लिया। इस समझौते को दुनिया के 196 देशों ने माना। इसकी प्रमुख बात यह थी कि इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लक्ष्य पर सभी देश राजी हुए। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है और हर देश से यह उम्मीद की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिए उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे। इसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया। पेरिस समझौते में प्रावधान है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गरीब देशों को जलवायु वित्त मुहैया कराएंगे।
इसके तहत विकसित देश अपने विकासशील समकक्षों को सालाना $100 बिलियन देंगे। इन्हीं सब के बीच इसी साल अगस्त में प्रकाशित आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे जिसने COP26 के लिए एक मंच तैयार किया। पहले आप ये जानिए कि आईपीसीसी रिपोर्ट क्या होती है। इसका पूरा नाम है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु जोखिमों को कम करने के विकल्प भी उपलब्ध कराती है। हाल ही में जारी छठी आकलन रिपोर्ट में कहा गया कि समुद्र स्तर बढ़ने की रफ्तार 1901 से 1971 की तुलना में 3 गुनी बढ़ गई है। आर्कटिक सागर की बर्फ पिछले 1000 सालों में सबसे कम है। तटीय क्षेत्रों में 21वीं सदी के दौरान समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते तटीय कटाव और निचले इलाकों में लगातार बाढ़ आएगी। हर अतिरिक्त 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से गर्मी, अत्यधिक वर्षा और सूखे में वृद्धि होगी। इन तमाम गड़बड़ियों के लिए इस रिपोर्ट ने कुदरत के नियमों में इंसानी दखल को जिम्मेदार बताया। इन जोखिमों से बचने के लिए रिपोर्ट ने उपाय भी सुझाए। रिपोर्ट ने कहा कि अगर दुनिया को बचाना है तो कार्बन उत्सर्जन पर काबू करना होगा। इसके लिए रिपोर्ट ने कहा कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन को जीरो पर लाया जाए तो वैश्विक तापमान पर काबू पाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि नेट जीरो एमिशन क्या है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिम्मेदार है। यह नेट जीरो एमिशन का मतलब गैसों के उत्सर्जन से है। नेट जीरो वह स्थिति है जिसमें कोई देश वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख भी रहा है और हटा भी रहा है। यानी वह देश वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में योगदान नहीं दे रहा। नेट जीरो का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल ही ना करे, यानी एकदम जीरो कर दे। इसी नेट जीरो को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि यह नेट जीरो हासिल कैसे होगा। जहां तक ग्रीन हाउस गैसों को सोखने का सवाल है तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिंक पैदा करना होगा, जैसे पेड़ पौधे, वन आदि। ये कार्बन को सोखने का काम करते हैं। इससे पर्यावरण में कार्बन की मौजूदगी कम हो जाती है। वहीं वातावरण से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्य की तकनीकों की जरूरत होगी। सवाल है ये कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज क्या चीज है। दरअसल ये एक पूरी प्रक्रिया है। मान लीजिए कि औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कि स्टील और सीमेंट उत्पादन या बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस गैस को तकनीक के जरिए कैप्चर कर लेते हैं और पाइपलाइन या जहाज के जरिए इसे उत्पादन स्थल से कहीं दूर ले जाया जाता है। फिर इसे भूगर्भीय संरचनाओं में खूब गहराई तक स्टोर कर दिया जाता है। इससे भी कार्बन कम हो जाता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब गैसों का अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से ज्यादा हो, यानी कि नकारात्मक उत्सर्जन हो? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल हमारा ही पड़ोसी देश भूटान है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यह देश जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा अवशोषित करता है। यानी इस देश ने नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सवाल है कि नेट जीरो को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं। यहां यह गौर करने वाली बात है कि नेट जीरो उत्सर्जन पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं है, जिसे जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह में एक मील का पत्थर समझा जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसी साल की एक रिपोर्ट में आईपीसीसी ने नेट जीरो टारगेट 2050 तक हासिल करने की बात कही है। लेकिन पहली बार 2018 की आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट में नेट जीरो की संकल्पना सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया को 2050 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना चाहिए। यही वजह है कि 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए दुनिया के देश पिछले 2 सालों से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो उत्सर्जन पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने का एकमात्र तरीका है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में ग्रह के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकने की जरूरत है। दरअसल चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। इसलिए इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में भारत का रुख बहुत मायने रखता है। लेकिन ग्लासगो में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2050 तक इस लक्ष्य को हासिल करने से इनकार किया है। भारत ने इसे मुश्किल लक्ष्य बताते हुए 2070 तक हासिल करने का वायदा किया है। COP26 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व सामने रखे। पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, 2030 तक भारत अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। हालांकि 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने में करीब करीब दुनिया के सभी देश जुट गए हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही अकेला देश है जिसने इसका विरोध किया है। इसकी वजह है कि इससे भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। दरअसल भारत की स्थिति दूसरे देशों से अलग है। ऐसी संभावना है कि अगले 2 से 3 दशकों में भारत का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगा, क्योंकि भारत को लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उच्च विकास की जरूरत है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने की कोई भी कोशिश नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी नहीं होगी। दूसरी तरफ कार्बन हटाने की ज्यादातर टेक्नोलॉजी अभी या तो भरोसेमंद नहीं है या बहुत ज्यादा महंगी है। इन टेक्नोलॉजीज को खरीदना या हासिल करना गरीब और विकासशील देशों के बूते से बाहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकसित और अमीर देशों ने अपने समकक्ष गरीब देशों को $100 अरब की मदद का वायदा किया था, लेकिन ये वायदा अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। ऐसे में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर भारत के तर्कों को खारिज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, 2021 तक भूटान ने नेट जीरो टारगेट हासिल कर लिया है। इस जमात में भूटान के अलावा सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम शामिल है। उरुग्वे ने 2030 के लिए एक महत्वाकांक्षी नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और बाकी देशों ने कहा है कि वे 2050 तक वहां पहुंच जाएंगे। इस फेहरिस्त में अमेरिका भी है। इस बीच चीन ने यहां तक पहुंचने के लिए 2060 तक का लक्ष्य रखा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नेट जीरो टारगेट 2015 पेरिस समझौते का हिस्सा भी नहीं है। पेरिस समझौते के तहत दस्तखत करने वाले सभी देशों को जितनी हो सके उतनी सर्वोत्तम जलवायु कार्रवाई करने की जरूरत है। देशों को अपने लिए 5 या 10 साल के जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है और उन्हें यह दिखाना होगा कि उन्होंने यह हासिल कर लिया है। दूसरी जरूरत यह है कि बाद वाला लक्ष्य हमेशा पिछले वाले लक्ष्य की तुलना में ज्यादा महत्वाकांक्षी होना चाहिए। हालांकि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में विकसित और अमीर देशों की कोताही कई चिंताएं पैदा कर रही हैं। कार्बन के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस ग्लासगो सम्मेलन में नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी शक्तियों में शुमार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बैठक को तवज्जो नहीं दी और इससे दूरी बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोयले के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी पहले इस बैठक से बाहर रहने की बात कही थी, लेकिन मित्र देशों के दबाव के बाद वो इसमें शिरकत करने पर राजी हुए। इससे जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर अमीर देश कितने गंभीर हैं उसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। दुनिया के जो विकसित देश विश्व को खतरे में डाल रहे हैं, वे गरीब और विकासशील देशों को अभी तक मदद मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है कि पेरिस समझौते के तहत तय हुए लक्ष्यों में कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही। इसकी वजह है कॉप के सदस्य देशों में कई तरह की असमानताएं। कोई देश बेहिसाब अमीर है तो कोई बहुत ही ज्यादा गरीब। विकसित देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि वे गरीब देशों पर कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में इन देशों के बीच तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। विकसित देशों की लापरवाही की एक बानगी बीते हफ्ते रोम में हुए G20 सम्मेलन में भी देखने को मिली, जब बड़े देश नेट जीरो एमिशन के लिए कोई भी मियाद तय करने में नाकाम रहे, जबकि ये देश 75% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इस ग्लासगो बैठक में वन कटाई, कोयले के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे तमाम मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। दुनिया के देश एक दूसरे की राय जानेंगे और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की संभावनाओं पर बात करेंगे। देखने वाली बात होगी कि सम्मेलन के अंत में जारी होने वाला घोषणा पत्र किन किन लक्ष्यों को तय करता है। लेकिन अगर दुनिया के विकसित देश इस जलवायु परिवर्तन के जोखिमों पर अभी भी नहीं चेतते,
तो इसके लिए की गई अब तक की सारी कवायदें फेल हो जाएंगी, जिसका नतीजा पूरे वैश्विक समुदाय को भुगतना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कुदरत का नियम कहता है कि दुनिया का हर इंसान बराबर है, अमीर हो या गरीब हो, सबको अपने मुताबिक आज़ादी से जीने का हक है। लेकिन इंसान ने इंसान को ही गुलाम बनाकर कुदरत के इस कानून को कई बार तोड़ा है। खुद को बड़ा साबित करने के लिए इंसानों द्वारा इंसानों को गुलाम बनाने की ढेरों मिसालें इतिहास में दर्ज हैं। हालांकि गुलामी प्रथा को लेकर आज कड़े कानून बन चुके हैं, लेकिन विडंबना है कि दुनिया के कई देशों में यह किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने संयुक्त राष्ट्र के हवाले से हाल ही में खबर छापी कि पश्चिम अफ्रीकी देश माली में अभी भी दास प्रथा यानी गुलामी का चलन है, यानी लोग अभी भी गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह बात तब सामने आई जब माली में दास प्रथा के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इसलिए आज माली सहित दुनिया भर में दास प्रथा का जायजा लेंगे और बताएंगे कि किस किस रूप में आज यह प्रथा दुनिया के देशों में मौजूद है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्या सोचता है यह भी बताएंगे। सबसे पहले माली देश को जानते हैं। माली पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है, क्योंकि इसका कोई भी सिरा समुद्र से नहीं लगता। इसकी सीमा जिन देशों से लगती है वे हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया, सेनेगल, गिनी, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो और नाइजर। इसकी राजधानी बामाको है, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। माली की गिनती अफ्रीका के साहेल देशों में होती है। साहेल अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। साहेल क्षेत्र की पट्टी अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैली हुई है। इस पट्टी में सेनेगल, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया जैसे देश आते हैं। दरअसल करीब 100 साल पहले ही माली में दास प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन वंश आधारित दासता आज भी वहां कायम है। सदियों पुराने सामाजिक संरचना ने समुदायों को विभिन्न सामाजिक जातियों में बांट दिया है, जैसे कि रईसों, प्रमुखों, कारीगरों और दासों में विभाजित किया गया है। समाज के निचले पायदान पर दास हैं और यह स्थान उन्हें अपने पुरखों से विरासत में मिला है। यह प्रथा मध्य और उत्तरी माली में माली के खाना बदोश, तुआरेग और फुलानी समुदायों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन माली के हर इलाके में इसकी मौजूदगी दिखती है। यह नाइजर, मॉरिटानिया, चाड, सूडान और सेनेगल सहित अन्य साहेल देशों में भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि 1905 में फ्रांसीसी उपनिवेश ने इस प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, लेकिन गुलामी से आज़ादी की यह दर बेहद धीमी थी। गुलामों के मालिक घरेलू कामकाज, पालन पोषण और विवाह की आड़ में इस प्रथा को छिपाते रहे और इस प्रथा को नए कानूनी वातावरण के अनुकूल बनाए रखने में जुट गए। यानी गुलामी का स्वरूप बदल गया, लेकिन इसका खात्मा नहीं हो सका। यही वजह है कि माली में गुलामी आज भी मौजूद है। वंश आधारित दासता के शिकार लोग भेदभाव और बुरे सलूक का सामना करते हैं और उन्हें बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वे इसका विरोध करते हैं तो उन्हें पानी, जमीन या सामान जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा जाता है। बात सिर्फ माली की नहीं है। दास प्रथा दुनिया के दामन में लगा वो दाग है जो कई देशों में अभी भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया स्थित मानवाधिकार संगठन वॉक फ्री फाउंडेशन दुनिया भर में इस प्रथा को उजागर करने के लिए सूचकांक जारी करता है। इसे वैश्विक दासता सूचकांक नाम दिया गया है। यह संस्था दुनिया भर में आधुनिक दासता की पड़ताल करती है। दरअसल आधुनिक दासता पारंपरिक रूप से चली आ रही दास प्रथा से अलग है। हालांकि पारंपरिक दास प्रथा के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आधुनिक दासता कई रूपों में मौजूद है। इसके तहत मानव तस्करी, जबरन विवाह, बाल विवाह, घरेलू नौकर बनाना, यौन हिंसा वगैरह शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के मुताबिक आधुनिक दासता का मतलब किसी व्यक्ति की आज़ादी को धीरे धीरे खत्म करना है, जहां एक व्यक्ति अपने निजी या वित्तीय लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। 2018 की रिपोर्ट में 167 देशों का जायजा लिया गया। इसके मुताबिक दुनिया भर में आधुनिक दासता की सर्वाधिक गहनता उत्तर कोरिया में है, जबकि सबसे कम जापान में है। हर 1000 लोगों में उत्तर कोरिया में 104.6 जबकि जापान में 0.3 व्यक्ति आधुनिक दासता से जूझ रहे हैं। आधुनिक दासता वाले इस सूचकांक में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80 लाख लोग ऐसे हैं जो दासता का जीवन बिता रहे हैं। पिछले ही साल संयुक्त राष्ट्र ने स्टैक्ड ऑड्स शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2.9 करोड़ महिलाएं आधुनिक दासता के शिकार हैं। रिपोर्ट की माने तो मानव इतिहास में किसी अन्य समय की तुलना में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की गुलामी के शिकार हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 58% महिलाएं जबरन बंधुआ मजदूरी के लिए विवश हैं, तो 84% महिलाओं की शादी जबरदस्ती कर दी जाती है। चिंता की बात यह है कि इस रिपोर्ट में भारत में आधुनिक दासता में इजाफे की बात कही गई है। दरअसल रिपोर्ट ने इसके पीछे की वजहों का खुलासा करते हुए कहा है कि भारत में नासूर बन चुका जातिगत भेदभाव ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित देवदासी प्रथा पर भी चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस प्रथा में शामिल 98% लड़कियां घरेलू हिंसा और लगभग 92% लड़कियां बाल मजदूरी का शिकार रही हैं। रिपोर्ट की माने तो असम के चाय बागानों और दक्षिण भारत के कताई कारखानों में लड़कियों के बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस प्रथा को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र इस प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान भी चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 50 फॉर फ्रीडम कैंपेन नामक एक अभियान चला रहा है। इसका मकसद कम से कम 50 देशों को जबरन मजदूरी से आजाद कराना है। इसके लिए वॉक फ्री और संयुक्त राष्ट्र के एवरी वुमन एवरी चाइल्ड जैसे वैश्विक कार्यक्रम में भी आधुनिक दासता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का मकसद बाल विवाह और जबरन विवाह की प्रथा को जड़ से खत्म करना है। आइए अब देखते हैं आज के एपिसोड में दी गई खबरों पर आधारित सवाल क्या बनते हैं। पहला सवाल है, नेट जीरो एमिशन क्या है? 2050 तक इस लक्ष्य को हासिल करने से इनकार करने के पीछे भारत की क्या वजहें हैं, वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है, आधुनिक दासता से आप क्या समझते हैं? दुनिया भर में इसकी मौजूदगी के क्या कारण हैं, परीक्षण कीजिए। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।